और रियल एस्टेट को डील करने के लिए कई सारी कैटेगरी बन गई। जैसे पहले वही लोग डील करते थे जिनके पास उतना पैसा होता था, खुद की कॉलोनी डेवलप करते थे, खुद ही बेचते थे। बीच में पार्टनरशिप होने लगे, इन्वेस्टर आने लगे, ब्रोकर्स बन गए, है ना। तो पार्ट टाइम इन्वेस्टर बन गए, पार्ट टाइम वर्कर बन गए, मतलब पार्ट टाइम काम करने वाले लोग बन गए रियल एस्टेट में। तो बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब जानना जरूरी ये है कि आप अगर रियल एस्टेट में काम करने जा रहे हैं तो क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। जिस कंपनी में क्या काम ये बताओ। करने जा रहे हैं उसको लेके क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। मैं पुनः एक बार बता दूं कि कृपया माइक ऑन ना करें, जो माइक ऑन करेंगे ट्रेनिंग वही शुरू करेंगे, क्योंकि दिक्कत हो रही है बीच में। तो रियल एस्टेट को लेके क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, कैसी कंपनियों में काम करना चाहिए, किस तरह की जमीनें मार्केट में बिकती हैं, लीगल क्या होता है, भारत सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कौन कौन सी कानून बनाए, किस किस धारा के अंतर्गत जमीन डेवलप की जाती है। तो चीजें बहुत सारी हैं। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि रियल एस्टेट में जमीन नहीं बिकती है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। रियल एस्टेट में कभी भी हम जमीन नहीं बेचते हैं, जो भी रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रियल एस्टेट में तो हमने हमेशा सुना है कि जमीन ही बिकती है, ये कैसे कह रहे हैं कि जमीन नहीं बिकती है। बिकती है जमीन, लेकिन जमीन की जो कीमत होती है वो डिपेंड करता है जमीन के लोकेशन पे। इसीलिए हम कहते हैं कि जमीन नहीं बिकती है, लोकेशन बिकता है। कभी भी किसी भी जमीन की जो रेट होती है वो उसके आसपास अगल बगल में क्या चल रहा है, क्या डेवलप हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है उसकी कीमत। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी जमीन, कोई भी प्लॉट बेचने जाइएगा, किसी भी साइट को बेचने जाइएगा, किसी भी सिटी के, तो उस साइट के अगल बगल में, उस टाउनशिप के अगल बगल में क्या चल रहा है, क्या डेवलप हो रहा है, जिसमें चार पांच चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला, उसकी कनेक्टिविटी कहाँ से कैसी है, सड़क की कनेक्टिविटी कैसे है, नियर अबाउट आपका अगर बस स्टैंड कितनी दूरी पर है, एयरपोर्ट कितनी दूरी पर है, हाईवे कितनी दूरी पर है, एक्सप्रेसवे कितनी दूरी पे है, मेन रोड कितनी दूरी पे है। तो कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, अगल बगल में एजुकेशन से रिलेटेड संस्थान कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं, कितनी दूरी पे है, स्कूल कितने हैं, कॉलेज कितने हैं। और अगर नाम अगर याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है कि ये अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, अच्छे अच्छे स्कूल अगल बगल में, अराउंड ऑफ 500 टू 5 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, जो भी आपको लगता है। बड़े कॉलेज हैं तो 15 किलोमीटर दूरी पे भी है तो बहुत अच्छी बात है, कोई यूनिवर्सिटी है तो। स्कूल वगैरह आधे किलोमीटर पे हैं या कॉलेज वगैरह 2 किलोमीटर पे है। तो पहला कनेक्टिविटी। दूसरा, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी संस्थान होती है वो कितनी दूरी पर है। तीसरा, हॉस्पिटल्स, मतलब एक आम आदमी को जो बेसिक नीड चाहिए वो अगल बगल में है कि नहीं, यानी कि हॉस्पिटल अगर इमरजेंसी आ जाए तो कितनी दूरी पे नर्सिंग होम है, कोई बड़ा हॉस्पिटल है। इन सब चीजों की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, उस साइट के अगल बगल में कितने हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं अगल बगल में, क्या क्या स्टेडियम कहाँ पे है, या जो भी चीजें बन रही है गवर्नमेंट की, कोई संस्थान गवर्नमेंट का है कितनी दूरी पे है, उसके अगल बगल में और क्या क्या बड़ी चीजें, मॉल कितनी दूरी पे है, मार्केट कितनी दूरी पे है। मतलब चार चीजों में ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, उसके बाद आपका हॉस्पिटल्स, और चौथा मार्केट। ये चार चीजें अगर अगल बगल में आपकी साइट में है तो उस साइट की कीमत अच्छी और उस साइट बेचने में बहुत आसानी होगी। एक इंसान को रहने के लिए चार चीजों की बेसिक आवश्यकता बहुत जरूरी है, तो इन चार चीजों का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि अगल बगल में कितना चल रहा है क्या, और बाकी जो एक्स्ट्रा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो अच्छी बात है, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसका हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है, ये चार चीजें बेसिक चीजें चाहिए। ठीक है। अब रही बात की जमीन बेचना किसको है,
जमीन बेचना किसको है ये जानने के लिए सबसे पहले इन चीजों की जरूरत है। 3 लाइन में रखिएगा, MAN। मैं हमेशा बात करता हूं मैन की। मैन मतलब होता है, मैन मतलब होता है M फॉर मनी, A फॉर ऑथराइजेशन, ठीक है, N फॉर नीड। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, कोई बता दे, आपको कहीं उल्टा तो नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, सीधा ही है। ठीक है, नहीं ओके सर, ठीक है। ओके। तो ये मैन जो मैंने लिखा है, M फॉर होता है मनी, A फॉर होता है ऑथराइजेशन, और N फॉर होता है नीड। मनी मतलब आप उन्हीं व्यक्तियों को कभी भी रियल एस्टेट बेचने के लिए अप्रोच करें जिनके पास पैसा हो। अब वो आप कैसे पता लगाएंगे? वो आप साइट से पता लगाएं, रिलेटिव से पता लगाएं, ठीक है। दूसरा, ए फॉर यानी ऑथराइजेशन, यानी उस पैसे को इस्तेमाल करने का पावर। ऐसा नहीं कि पिताजी के पास पैसा है और आप बेटे को सारा प्लान समझा के आ गए, तो कल बोलेगा कि मैं पिताजी से पूछ के बताऊंगा, तो आपका सारा समझाया हुआ प्लान जीरो हो गया, फिर से आपको पिताजी को जाके बताऊंगा। तो पहला उसके पास पैसा होना चाहिए, दूसरा उसके पास उसकी पावर होनी चाहिए इस्तेमाल करने की, और जहां तक नीड की बात करें तो नीड तो हर आदमी को है आज की, जमीन किसको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा कि आपको रियल एस्टेट में कभी भी काम करने शुरुआत करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी की टाइप जानना जरूरी है। अब कितने तरह की प्रॉपर्टी होती है? अभी तक आप लोग को शायद पता होगा कि आवासीय और कृषि, मैक्सिमम ये 2 लोग ही ज्यादा मार्केट में जानते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर लिखता जाऊं तो आप लोग को बढ़िया रहेगा। अब इसमें मैं कह सकता हूं कि टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला आवासीय। अगर आप लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं या हिंदी में, आप लोग जिसमें कंफर्टेबल होंगे मैं वही लिखूंगा, ठीक है। तो पहला होता है आवासीय, जिसको हम इंग्लिश में रेजिडेंशियल बोलते हैं। आप कहिएगा तो मैं कन्वर्ट भी करता जाऊंगा, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में रेजिडेंशियल बोलते हैं। दूसरा होता है कमर्शियल, और सॉरी मैं इंग्लिश भी बोल दे रहा हूं और अंग्रेजी में आदत है लिखने की, इसलिए थोड़ा सा ठीक है। उसको हम बोलते हैं व्यवसायिक। पहला होता है आवासीय, दूसरा होता है व्यवसायिक, तीसरा जो होता है वो होता है एग्रीकल्चर लैंड, कृषि, कृषि भूमि बोलते हैं उसको हम, जहां खेती बाड़ी होती है, एग्रीकल्चर लैंड आप बोलते हैं उसको, ठीक है। और उसके बाद चौथा जो होता है वो होता है इंडस्ट्रियल, मतलब उसको हम बोलते हैं व्यवसायिक, ठीक है, औद्योगिक। इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोग करेक्ट करते जाइएगा अपना, ठीक है। उसको हम बोलते हैं औद्योगिक, यानी इसको आप इंडस्ट्रियल बोल सकते हैं अंग्रेजी में। यानी 4 तरह की मार्केट में जमीनें अवेलेबल होती है। आवासीय, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं व्यवसाय, और दूसरा कमर्शियल, तीसरा एग्रीकल्चर, और चौथा इंडस्ट्रियल। 4 तरह के पहला लाइन आते हैं। अब आते हैं आगे, बात करते हैं उन पे कि एक पॉइंट इसमें ऐड करते चलते हैं। जमीन में जब आप कारोबार करने जा रहे हैं तो जमीन एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा निवेश, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा हाई डिमांड में रहेगा। क्यों? क्योंकि जो चीजें सीमित होती हैं या नहीं होती हैं, लिमिटेड मात्रा में होती हैं, या वो आगे बन नहीं सकती हैं,
और उसके चाहने वाले खरीदार ज्यादा हैं तो हमेशा वो चीज हाई पे रहेगी। तो जमीन बनाना भगवान ने बंद कर दिया है, इंसान बन रहे हैं, तो इसलिए जमीन एक ऐसा सेगमेंट है जो हमेशा डिमांड में रहेगा। और कहीं भी आप जमीन खरीदते हैं या किसी को खरीदवाते हैं, वो कभी नुकसान में नहीं रहेगा, एक ऐसा बिजनेस है। ठीक है, तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। आपने देख लिया होगा। हम अब इसको आप लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी का टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखा है, ये पहले लाइन में आएगा। दूसरा आता है आपका कि भाई ये तो ठीक है, दूसरा आता है कि भैया इसमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, यानी लीगल नॉलेज। आप इसको कह सकते हैं कि लीगल नॉलेज क्या क्या चाहिए। ठीक है, मतलब कानूनी जानकारी, किस तरह की जमीनें आती हैं, क्या क्या डेवलप होता है, इसकी जानकारी आपको है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जरूरी है कि जमीन जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब रियल एस्टेट में जमीनें की कुछ रजिस्ट्री का टाइप है। होता क्या है कि मार्केट में 90% जमीन जो होते हैं, लोग फ्री होल्ड जमीन बेच देते हैं। समझते हैं, फ्री होल्ड जमीन वो जमीन जो किसान के पास है और रजिस्ट्री करा दी गई डायरेक्ट आपको आवासीय में। ठीक है, तो जमीन के जो टाइप वो है उसमें दो तरह के, एक फ्री होल्ड हो गया और एक आपका हो गया रजिस्ट्री ऑथराइज जो होता है। इसमें समझने की जरूरत यह है कि अगर किसी कंपनी के पास जमीन है तो वो जमीन आपको डायरेक्ट कंपनी रजिस्ट्री करती है, उसमें सिंगल पर्सन होता है ऑथराइज पर्सन रजिस्ट्री करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप जिस संस्था के साथ काम कर रहे हैं वो संस्था सीधे अपने नाम पहले जमीन लेती है किसानों से, और फिर उसे उस स्टेट के रूल रेगुलेशन के अनुसार या जो भी उस स्टेट में कानून चल रहे हैं उसके अनुसार उस साइट को कन्वर्ट करती है और फिर उसे बेचती। तो इसमें सबसे पहले जरूरी है कि रजिस्ट्री किसके नाम पे है। ठीक है, दूसरा, एक आप जानते होंगे जिसको हम खसरा खतौनी बोलते हैं, जमाबंदी। ये हमेशा रजिस्ट्री को सेल डीड बोला जाता है, खसरा खतौनी, ये सारी चीजें उनमें आती हैं जब आप ऑनलाइन जाके लीगल तरीके से चेक करते हैं, चाहे वो कोई भी जमीन हो, चाहे वो आवासीय हो, इंडस्ट्रियल हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, तो उसको ऑनलाइन चेक करने के लिए उसका खसरा खतौनी और जमाबंदी नंबर आपके पास होना चाहिए। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी जमीन को बेचने, खरीदने, लेने से पहले इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, आप क्या करते हैं कि मोटेशन कराते हैं। मोटेशन मतलब आप आम भाषा में उसको दाखिल खारिज भी कहते हैं और नामांतरण भी कहते हैं, मतलब एक से दूसरे के नाम पे चढ़ जाता है। ठीक है, और चौथा जो होता है वो पावर ऑफ अटर्नी। ये 4-5 तरह की होती हैं जो आपको चीजें लीगल में देखने की जरूरत है कि भैया इसकी रजिस्ट्री किसके नाम पे है, और जो खसरा खतौनी में जो नंबर दिया गया है, जो बताया जा रहा है, वो है कि नहीं, मोटेशन इसका उस आदमी के पास है कि नहीं, खरीद दाखिल बेचने का अधिकार है कि नहीं, या पावर ऑफ अटर्नी अगर वो होता है तब जब आप इंडस्ट्रियल जमीन बेचते हैं तो उसमें पावर ऑफ अटर्नी का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और जो भी अगल बगल में चौहद्दी है, लैंड टाइटल की जांच होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, लीगल में देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये लीगल नॉलेज में मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। पहला होता है रजिस्ट्री, दूसरा होता है खसरा खतौनी, तीसरा होता है आपका मोटेशन जिसको हम बोलते हैं खारिज दाखिल, बहुत लोग दाखिल खारिज भी बोलते हैं, नामांतरण भी बोलते हैं। फिर होता है पावर ऑफ अटर्नी जिसको हम बोलते हैं पीओए शॉर्ट में। ठीक है, उस जमीन को बेचने का उसको अधिकार। तो इन सारी चीजों का, और फिर उसके बाद चौहद्दी वगैरह जानना जरूरी है उस जमीन की, कि अगल में सामने क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कि सरकारी जो है
उस लैंड का जो है मास्टर प्लान क्या है, भूमि का जो भी सारी चीजें हैं इन सबका कि कैसे है, सब देखना बहुत जरूरी है। अब उसमें होता है कि दीपेश भाई कह मार्केट रहा की समझ। एक मिनट मिटाओ मत, एक मिनट हट के फोटो खींचने दो। कर लो। ठीक है, मेरा यार ये बिगड़ गया अब एकदम आता से। है, ठीक है, अब आता है उसमें कि तीसरा जो आता है वो आता है मार्केट की समझ, जो शायद मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बता दी है, इस तीसरे पॉइंट में है। इसको हम बोलते हैं मार्केट की समझ, कि अगल बगल जो जमीन चल रही है मार्केट की समझ होनी जरूरी है। उसमें आता है कि भैया आपकी जो क्षेत्र की प्रॉपर्टी है उसका रेट क्या चल रहा है, उसके बाद भविष्य में विकास की क्या संभावनाएं हैं, और डिमांड एंड सप्लाई में कहीं दिक्कत तो नहीं है। यानी ये 3 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि उसमें कि आप मार्केट में उसमें कि उसका रेट क्या है, प्लाट का रेट क्या चल रहा है। दूसरा आता है इसमें कि आपका भविष्य में इसकी क्या संभावना है, फ्यूचर डेवलपमेंट। फ्यूचर डेवलपमेंट जमीन के साथ साथ अगल बगल जिस एरिया में टाउनशिप डेवलप होने जा रहा है, कि फ्यूचर में जैसे हम बताते हैं ना कि सर हमारे जो सुल्तानपुर पे साइट है वहां पे टिकाना स्टेडियम है, या टाटा टेल्को फैक्ट्री है, या यहाँ पे आपका बहुत सारी लुल्लू मॉल है, तो जो 6 लेन पे है, अगल बगल में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो उस एरिया में अगल बगल क्या चल रहा है। और ठीक है, 1 मिनट होल्ड करेंगे। ब्लेंडर, ठीक है, तो ये क्षेत्र की मतलब उसका प्रॉपर्टी का रेट, ठीक है, और भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। और तीसरा आता है कि इसकी फ्यूचर में क्या डिमांड होने वाली है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जिसको हम बोलते हैं। कैसे हम कहते हैं अपनी मोरल की साइट को बेचते समय कि सर हमारे पास 2 ऑप्शन चल रहे हैं, एक आप रॉयल्टी दे सकते हैं या 6 साल बाद बाई बैक हमसे भी बेच सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि आपकी फ्यूचर में डिमांड क्या है, मतलब फ्यूचर में क्या रेट हो सकता है या फ्यूचर में मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है, मार्केट की अगल बगल में क्या चीजें चल रही है उसकी जानकारी होना, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें कि क्या क्या चल रही है उसमें, कि जिसको हम आप कह सकते हैं चौथे नंबर पे प्लॉट लेने का, आप उसको ईएमआई या फाइनेंस की सुविधा भी कह सकते हैं अपनी भाषा में, ईएमआई एंड फाइनेंस सुविधा, फाइनेंस फैसिलिटी, ठीक है। तो ये बहुत मतलब जानना जरूरी है कि क्या चल रहा है कैसे है। तो आपके पास ये बहुत नॉलेज है, मतलब ये इसमें ज्यादा कोई चीजें होती नहीं है। आपको बस ये जानना है कि जिस एरिया में आप साइट बेचने जा रहे हैं उसमें फाइनेंस की सुविधा है या नहीं, या उसमें ईएमआई की कोई सुविधा है कि नहीं, तो ये आपको जानना जरूरी है। और आपको आरओआई भी इसको इसमें एक चीज और ऐड हो सकती है कि ईएमआई एंड लोन, और दूसरा आरओआई यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। ये 2 चीज आती हैं कि अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो क्या रिटर्न मिलने वाला है आपको। जैसे हम क्या कहते हैं आरओआई में हम क्या दे रहे हैं, अभी हम देते हैं 6 साल में बाईबैक, या फिर आप अभी करंट में ले सकते हैं हमारे साथ रॉयल्टी। तो आरओआई में हम ये दे रहे हैं। बाकी ईएमआई की सुविधा आपको पता है कि मोरल की मैं बताऊंगा जब मोरल की साइट पे आऊंगा, मोरल के बारे में, मोरल की रियल एस्टेट की जानकारी तो मैं वो भी बताऊंगा कि टर्म एंड कंडीशन मोरल में क्या क्या है ईएमआई की सुविधा में, ठीक है। तो ये इसकी जानकारी आपको